हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस मूवी के बारे में। ये मूवी आई थी सन 2005 में। और इस मूवी का मैंने नाम तो सुना था, लेकिन मैंने इसे देखा नहीं था। थोड़ा बहुत मुझे कॉन्सेप्ट पता था कि ये मूवी किस सब्जेक्ट के बारे में है, और सब्जेक्ट काफ़ी सेंसिटिव था। लेकिन वही वाली बात है कि उस टाइम पर इतनी आज़ादी हुआ नहीं करती थी कि आप अपने आप से जो है कुछ चला कर देख सको। और उस टाइम पर माहौल भी बहुत अलग था, उम्र भी बहुत छोटी थी, और शायद ज़िंदगी को समझने का मूड भी नहीं था। क्योंकि जब आप यंग होते हो ना, तब आप इतने डीप थॉट प्रोसेस में नहीं जीते हो। होता है डीप थॉट प्रोसेस, बट कैसे जैसे आप ज़िंदगी में प्रैक्टिकली आगे बढ़ते जाते हो, तभी आप इस डेप्थ के वेल में घुसते चले जाते हो, जैसे कि मैं घुसी। और जब इंसान घुसता है तो फिर बहुत सारे पहलुओं की गहराई में उसका मन करता है कि वो गोते खाए। और यही वजह है कि आज एकाएक मुझे एक टॉपिक ध्यान में आया, और जब वो टॉपिक ध्यान में आया तब मुझे ध्यान में आई ये फ़िल्म, जिसका नाम था माय ब्रदर निखिल। जी हाँ, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये फ़िल्म ज़रूर देखी होगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद थोड़ी सी कम है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस तरह के सब्जेक्ट पर जो फ़िल्में बनती हैं उन्हें ऑडियंस बहुत कम मिलती है। जैसे कि मैं जिस सब्जेक्ट पर, जिस विषय पर मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, उसमें से बहुत फ्यू ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप लोग पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो भाई, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, चॉइस होती है। ठीक है, शायद मैं जो टॉपिक्स पे बात करती हूँ वो लोगों को इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं समझ सकती हूँ कि इस फिल्म को जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं। क्योंकि ये जो फिल्म थी ये आधारित थी एक ऐसे लड़के पर जिसको सबसे पहले ये एक तरीके से, जिसकी वजह से दुनिया को ये पता चलता है कि HIV नाम की भी कोई डिज़ीज़ है, कोई वायरस है, जो कैसे जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब किस तरीके से फैलता है, क्या है ये एग्जैक्टली क्या होता है, आज तो खैर बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन उस टाइम पर इस तरह का वायरस डिटेक्ट होने वाला यही व्यक्ति था, और जो व्यक्ति था वो आज की तारीख में इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। आई थिंक उनका सरनेम डिसूज़ा करके था, और वो गोवा के रहने वाले थे। और ये कहानी भी गोवा पे ही आधारित है। और मिड 80s, आई थिंक मिड 80s में ये इस शख्स को डिटेक्ट हुआ था कि ये HIV पॉजिटिव है। अब उस इंसान को कैसे ये हुआ, क्यों हुआ, वो एग्जैक्टली तो इस फिल्म में आपको नहीं पता चलेगा और ना ही बताया गया है। लेकिन जब डिटेक्ट हुआ और किस तरह से सोसाइटी ने उसके साथ जो है अछूत की तरह बर्ताव किया, चलो वो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सगे माँ बाप थे उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक जो है इस लड़के से मुंह मोड़े रखा। लेकिन उस लड़के के लिए अगर कोई ढाल बन के खड़ी रही तो वो थी उसकी बहन, जिसका किरदार निभाया था जूही चावला ने। जूही चावला के लिए मेरे मन में कुछ समय से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट जागा है, क्योंकि मैं उनकी इस तरह की फ़िल्में देख रही हूँ जो कि काफ़ी अंडररेटेड हैं। कुछ समय पहले मैंने उनकी 3 दीवारें फ़िल्म के बारे में आप लोगों से बात की थी, और मैंने बताया था कि कितना खूबसूरत काम जूही चावला ने इस फिल्म में किया है। और ऐसी ही ये फ़िल्म भी मुझे मिली जिसमें जूही चावला ने साबित कर दिया कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है। हम लोग क्या हैं, एक उसमें फंस जाते हैं, भाई माधुरी है तो भाई माधुरी अच्छा डांस करती है, माधुरी हंसती बहुत अच्छा है, माधुरी का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, बस हम आपके हैं कौन देख ली, तो माधुरी को अव्वल दर्जे की एक्ट्रेस हमने समझ लिया। ठीक है, माधुरी दीक्षित एक्ट्रेस अच्छी हैं। उनकी एक फ़िल्म जो है अंजाम का भी मैंने रिव्यू किया था, जहाँ पर मैंने माधुरी की एक्टिंग की तारीफ़ की थी।
लेकिन जब मैं जूही चावला को देखती हूँ ना, तो इतने सेंसिटिव, इतने खतरनाक किस्म के रोल जूही चावला ने किए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जूही चावला ने ये सारी फिल्में शादी के बाद और बच्चे होने के बाद करी है। आई थिंक उनकी एक फ़िल्म थी झनकार बीट, उसमें भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्योंकि उनकी जो एक बच्ची है, जो बेटी है उनकी, वो शादी के बाद सन 2001 या 2 के आसपास हुई है, तो अब भी वो कोई फ़िल्म कर रही थी। तो जूही चावला ने अपने करियर को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। उधर माधुरी ने तो शादी के बाद थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन बच्चे होने के बाद तो वो ऐसे भाग गई। मतलब कि काफ़ी सालों से जो हैं जूही चावला, तो खैर मतलब शादी के बाद भी जूही चावला ने काफ़ी काम किया, लेकिन जो माधुरी थी वो आई थिंक काफ़ी टाइम बाद जो है उन्होंने कमबैक किया था, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद जो हैं वो चली गई, फिर वापस आई। लेकिन जो जूही चावला थी वो अब शायद फ़िल्मों में इतना नहीं दिख रही हो, लेकिन पहले वो दिखा करती थी। तो जूही चावला ने जो कमाल का अभिनय किया है कि किस तरीके से वो अपने भाई को सपोर्ट करती है। इस फ़िल्म में बहुत सारे पहलुओं पर बात करी है। सबसे पहले तो कि एक बेटे के सामने एक बेटी का वजूद कहीं ना कहीं हल्का ही होता है, ये भी इस फ़िल्म में कहीं ना कहीं दिखाया। वो बात अलग है कि जब परिवार में मुसीबत पड़ी और घर की लड़की ही सबसे ज़्यादा जो है इस परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में आगे बढ़कर सामना करती है, तभी माँ बाप को पता चलता है कि भाई हमारी बेटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी काबिल है। लेकिन वही बात होती है कि अक्सर जो है माँ बाप बेटे के करियर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, आज ज़माना भले ही बदल गया है, लेकिन क्या होता है कि जिस घर में सिर्फ बेटियां होती हैं वहाँ सिचुएशन बहुत अलग होती है कि भाई चलो बेटियां हैं, इनको पढ़ाओ लिखाओ काबिल बनाओ। लेकिन जिस घर में बेटा होता है और साथ में बेटी होती है, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस थोड़ा सा आता ही आता है। यहाँ पर भी जूही चावला के साथ थोड़ा वो ज़रूर दिखाया गया। लेकिन जो भाई थे जिसका किरदार निभाया था संजय सूरी ने, वो हमेशा अपनी बहन की कदर करता है, अपने बहन को समझता है और उसके साथ एक बहन कम दोस्त जैसा व्यवहार वो करता है कि उसकी बहन जिसको पसंद करती है उस लड़के से उसका टाई अप करवाता है। फिर वो आगे ये चाह भी रखता है कि मेरी बहन इसी लड़के से शादी करे और इसकी फैमिली बने। मतलब कि अगर बहन ने भाई का सपोर्ट किया है तो भाई ने भी जो है बहन को पूरे तरीके से सपोर्ट किया है। देखिए, एक लड़की को एक अच्छा पति मिले ना मिले, एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा पिता और एक अच्छा भाई अगर मिले तो भी मुझे लगता है उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। और यहाँ पर मुझे जूही चावला का वो कैरेक्टर दिखा कि जहाँ पर उसको उसके फादर ने नहीं बल्कि उसके भाई ने हमेशा अंडरस्टैंड किया। और एक अच्छा, एक लड़की को ब्रदर मिलना भी एक बहुत नसीब की बात होती है, जिस भाई के साथ वो खुलकर अपने मन की बात कह सके, जो उसे सपोर्ट करे। अक्सर क्या होता है कि भाई बहनों के बीच में थोड़ी सी कड़वाहटें आ जाती हैं, ख़ास तौर पे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अपनी अपनी लाइफ जब बनती है तो बहुत कुछ होता है। लेकिन कुछ भाई बहनों का बॉन्ड होता है जो मतलब वक्त की हर कठिन परिस्थितियों में मजबूत ही होता है, बट ऐसे बहन भाई बहुत कम मिलते हैं। और यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई गई कि जूही चावला किस तरीके से अपने भाई के लिए जो है फ़ाइट करती है। यहाँ तक कि जो संजय सूरी के जो माता पिता होते हैं, जो जूही के भी माता पिता होते हैं, वो शहर छोड़ के चले जाते हैं, तो जूही अकेली गोवा में रहकर अपने भाई के लिए जो है वो सपोर्ट सिस्टम बनती है। किस तरीके से पहले तो उसको क्वारंटीन करके रखा जाता है, 2-2 महीने एक कमरे में बंद किया जाता है।
और फिर उसके बाद उसको बाहर निकलवाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जूही चावला का वो संघर्ष दिखता है। और उसमें साथ उसका बॉयफ्रेंड देता है, फिर आगे जाकर वो उससे शादी करती है और उसके बच्चे की माँ बनती है। वो लड़का भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर जूही से शादी करता है। देखिए एंड में तो चीज़ें सॉर्ट हो ही जाती हैं, लेकिन जो जूही चावला ने जिस तरीके से, जिस सहजता के साथ एक बहन का जो किरदार निभाया है, उसको देखकर ना मतलब वाकई वाकई आपको ये कहने का मन करेगा, हर भाई को ये कहने का मन करेगा कि एक हज़ारों में मेरी बहना है। वाकई मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप ये फ़िल्म देखना शुरू करेंगे ना, मजाल है कि एक बार भी आपके आंसू थमे, इतनी इमोशनल फ़िल्म है। और इसे बनाया था ऑनर ने। इस फ़िल्म में पूरब कोहली भी हैं। बेसिकली मैंने जब पूरब कोहली के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इनका कनेक्शन देवानंद, जो बीते ज़माने के, गुज़रे ज़माने के एक्टर हुआ करते थे, उनके साथ, और शेखर कपूर के साथ भी इनके कुछ संबंध हैं, फैमिली कनेक्शंस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, बीइंग नेपो किड होने के बावजूद भी, पूरब ने काफ़ी जो है स्ट्रगल किया है। और एक तरीके से मैं पूरब को भी उस कोटे का नेपो किड कहूँगी जो जो टैलेंटेड तो होते हैं पर उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो पूरब कोहली भी उनमें से एक है। इन्होंने भी अपने करियर में शायद टेलीविज़न से ही शुरुआत करी और काफ़ी इन्होंने अच्छे रोल्स किए हैं, लेकिन वही वाली बात है कि तवज्जो इनको नहीं मिली। और इस फिल्म में जो इनका कैरेक्टर होता है, ये बेसिकली निखिल के बॉयफ्रेंड होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एक्चुअली निखिल जो होते हैं वो गे होता है। अब ये बात भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती है निखिल के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि निखिल के पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाहते हैं लड़की के साथ। उनको ये पता ही नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में चीज़ें खुलती हैं तो एक ये भी मसला बनता है। और वो जो बॉयफ्रेंड होता है वो किस तरीके से जो है संजय के साथ खड़ा रहता है उसके आखिरी वक्त तक। जी हाँ, फिल्म के अंत होते होते संजय सूरी की डेथ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा इलाज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, और किस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया जाए उसके बारे में भी नॉलेज कम थी। और ईयर 1994 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी डेथ हो गई थी, जिनके साथ एक्चुअली ये घटना घटी थी। तो वही वाली बात है। और जाते जाते जो है संजय सूरी इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खोल कर जाते हैं, जो इस सिचुएशन से जूझ रहे जो लोग हैं, जिनको शायद पता है पर वो किसी को बता नहीं रहे हैं, या उनको पता ही नहीं है। उनको कुछ तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी में कुछ अलग हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो किस तरीके से उनकी लाइफ को नॉर्मल बनाया जाए, किस तरीके से उनकी मदद की जाए, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी संजय सूरी बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी सिस्टर के साथ। और कहा जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन शायद अभी भी है गोवा में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक तरीके से सच्ची कहानी पर आधारित है ये फ़िल्म। और वाकई देखकर लगता है कि चलो दुनिया तो मुंह मोड़ती ही मोड़ती है, लेकिन जब माँ बाप मुंह मोड़ लेते हैं तो एक बच्चे की, मतलब आप सोचिए हालत क्या होगी। लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं, जब बच्चा गलत से गलत काम करके आता है तो भी उसका साथ देते हैं। यहाँ तो बच्चा एक बीमारी का शिकार हुआ है, और जिसको मतलब आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि लोग, मैंने देखा था कोरोना में भी, जिनको कोरोना वायरस होता था उनके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। उनको भी एक तरीके से फाइटर और ऐसे नाम देकर प्रोत्साहित किया करते थे। और एक वो टाइम था जब ये पहली बार ये वायरस किसी में डिटेक्ट किया गया, HIV पॉजिटिव का, और उसके बाद जिस तरीके से मतलब उस लड़के के साथ जो कहते हैं ना अछूतों से भी बदतर व्यवहार किया गया। आज तो खैर ज़माना इतना बदल गया है, छूत अछूत ऐसा कुछ भी नहीं रहा
है, लेकिन उस लड़के के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि उसकी नौकरी तक छीन ली जाती है, उसके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। कैसे उसकी बहन और उसका वो दोस्त लोगों को समझाते हैं और धीरे धीरे कैसे लोगों के दिल बदलते हैं, कैसे लोगों के परिवर्तन, हृदय परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं उसे समाज में रिस्पेक्ट मिलने लगती है। लेकिन जब तक मिलती है अफ़सोस काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि फिर ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाता है। तो काफ़ी इमोशनल कर देने वाली ये फ़िल्म है। भाई बहन के जो एक प्योर रिलेशनशिप होता है, इस दुनिया में आज की तारीख में, इस कलयुग में कुछ चंद ही रिश्ते हैं जो बड़े प्योर हैं, और उसमें से एक भाई बहन का जो रिश्ता दिखाया है, जो संजय सूरी और जूही चावला के बीच की जो बॉन्डिंग दिखाई है, वो वाकई आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगी। संजय सूरी के बारे में मैं क्या कहूँ, संजय सूरी भी एक अंडररेटेड एक्टर हैं, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन मजाल है कि कभी उनको उनकी काबिल तारीफ़ एक्टिंग का कोई क्रेडिट मिला हो। ये वही वाली बात है ना। अब आप सोचिए कि जो अच्छा टैलेंट है, जो सच्चा टैलेंट है, जिसमें इतना पोटेंशियल है, उसको कितना अटेंशन देते हैं ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले लोग। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि खामखा भाई हम लोग नेपोटिज़म हाय हाय कहते हैं। अरे जो नेपोटिज़म वाला है उसको एक्टिंग आती है, उसको भी ये लोग सपोर्ट नहीं करते। तो अब बताइए कि जिनका कोई गॉडफादर नहीं है उनके साथ क्या होता होगा। और संजय सूरी देखने में भी ज़बरदस्त, काम भी करते हैं ज़बरदस्त, और उसके बावजूद भी उन्होंने जितनी फिल्में करी हैं वो अधिकतर सारी अंडररेटेड ही हैं, बिल्कुल अंडररेटेड हैं। और ये फिल्म भी अंडररेटेड ही मैं मानती हूँ, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता होगा। लेकिन हाँ, ये जो HIV पॉजिटिव, एड्स से जो रिलेटेड ये जो एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इसको आगे जाकर जो है बॉलीवुड से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। बॉलीवुड के कई स्टार्स जो हैं वो हमेशा एड्स के लिए जो हैं वो बात करते हैं, जो विक्टिम्स हैं और उनके लिए जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, चैरिटी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और शायद वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो भी जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं वो भी कोई कम खतरे वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उस सेंसिटिविटी को कहीं ना कहीं समझते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुल के बोलूँगी तो वो फिर सही नहीं लगेगा। देखिए, कुछ काम अगर बॉलीवुड वाले अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनको अगर अच्छा बोल दूँगी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोई अच्छी जेन्युइन बात को भी मैं खंडन करूँ, उसकी बदनामी करूँ। हमेशा से मैंने देखा है बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो एड्स विक्टिम के लिए जो है कुछ ना कुछ कैंपेनिंग करते थे। मुझे याद है दूरदर्शन पर भी एक ऐड आया करता था शबाना आज़मी का, जब वो एक बच्चे से मिलने जाती हैं जो कि एड विक्टिम होता है, और वो कहती हैं, वो बच्चे को गोद में बिठाती हैं और प्यार करती हैं और कहती हैं छूने से एड्स नहीं होता है, एड्स नहीं फैलता है, बल्कि छूने से प्यार फैलता है। तो ये मुझे अभी भी याद है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही कि पहले, आज भी कई लोगों को इस इशू के बारे में अभी भी नहीं पता। आज हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, बहुत कुछ हम अवेयरनेस रखते हैं, स्टरलाइज चीज़ें, बहुत कुछ हम समझते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी उनके माइंड में गलत फहमी है। मैंने कई इस तरह की एड्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स मैंने जो हैं रेडियो स्टेशन पे सुन रखे हैं कि कैसे, मतलब जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, वो कैसे एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं हमेशा से इस टॉपिक के बारे में मैंने हमेशा से एक इंटरेस्ट रखा है कि ये क्या है, क्यों इसको लेकर इतनी हाय तौबा है, ये कैसे होता है, किस वजह से होता है। तो हमेशा से मैं हल्की फुल्की इस चीज़ से कनेक्ट रही हूँ। और जब ये फिल्म आई थी माय आई ब्रदर नेम इज़ निखिल, तो भी मुझे पता था कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पर है, पर मैं ये फ़िल्म नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरे पास वो
इंडिपेंडेंसी नहीं थी, आज मेरे पास वो इंडिपेंडेंसी है। आज मुझे कुछ भी चलाने को किसी को हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। पहले हम लोग बच्चे थे तो भाई अगर हम कुछ देख रहे हैं तो घर में देखो हर तरह के लोग होते हैं, सबका अपना एक टेस्ट होता है। लेकिन अब आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्ट टीवी है, तो अब वो सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। अब लोग भी ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं और माहौल भी बहुत बदल गया है। बट क्या होता था कि उस टाइम पर माहौल भी थोड़ा तंग हुआ करता था। तो जब आप ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे कोई फिल्म देख रहे हैं तो मतलब नहीं कंफर्टेबल कोई होता। हालांकि आज भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस फिल्म में किसी भी तरह की कोई न्यूडिटी या चीपनेस कुछ भी नहीं दिखाया। अगर इसमें एक गे रिलेशन भी दिखाया है तो उसको भी बड़े तरीके से दिखाया है, बहुत डिग्निफाई तरीके से दिखाया है। किसी भी तरह का कोई चीप नहीं कोई चीज़ दिखाई है कि आप लोग अनकंफर्टेबल होंगे। अगर आपकी फैमिली इतनी ब्रॉड माइंडेड है तो डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए फैमिली के साथ में, लेकिन नहीं है तो आप इसे अकेले देखेंगे और किसी भी तरह का कोई भी इसमें ऐसा कोई दृश्य नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है जो आपकी आँखों को तकलीफ़ देगा या आपके सीने में एक एक घबराहट पैदा करेगा कि यार ये क्या देख लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऑनर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और दिखाया है कि एक सच्चा रिश्ता कब सच्चा कहलाता है। जब वो मुश्किलों के भंवर से निकलता है तभी वो एक सच्चा रिश्ता कहलाता है। और एक फैमिली का मतलब ये नहीं होता बस्ती बढ़ाना कि भाई बस एक फैमिली है, फैमिली में मतलब दर्जन लोग हों तो वो फैमिली बनती है। फैमिली वो होती है जो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हो ना, वो फैमिली होती है। जब उस लड़के के माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं तो सिर्फ एक लौती मात्र बहन ही होती है जो उसका साथ देती है। भले ही आप मुश्किल में हो और अगर आपके साथ कोई एक बंदा भी खड़ा हो जाए ना तो वो फैमिली से ज़्यादा आपके लिए इंसान बन जाता है, वो सब कुछ बन जाता है। यहाँ पर निखिल की लाइफ में उसकी बहन, उसका दोस्त, ये दो ऐसे सपोर्ट सिस्टम थे जो उसके साथ थ्रू आउट रहे। ऑफ कोर्स बहन का हस्बैंड जो पहले बॉयफ्रेंड होता है, फिर हस्बैंड होता है, फिर उसके बच्चे का बाप होता है। जूही का बच्चा भी दिखाया कि जूही को बेबी भी हो जाता है, जिसको देखकर निखिल काफ़ी खुश भी होता है। और ये भी दिखाया इस फिल्म में कि कैसे माँ बाप एक लड़के को किस तरीके से ठोक बजाकर अपने सपने थोपते हैं कि भाई हम ये लड़का है तो हम इसको स्पोर्ट्स में डालेंगे। क्योंकि इस फिल्म में जो संजय सूरी होते हैं, उसके जो फादर होते हैं, वो उसको स्विमिंग चैम्पियन बनाना चाहते हैं, तो वो उसकी क्रिएटिव साइड को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो अच्छा म्यूज़िक बजाता है, वो अच्छा पेंटर होता है, लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो लड़कियां करती हैं, ये पेंटिंग, आर्ट, ये म्यूज़िक बजाना, कुछ भी आप कह लो, मतलब लड़के बजाते हैं लेकिन लड़कों का फ्यूचर इसमें ज़्यादा नहीं होता। हाँ ठीक है, शौकिया तौर पर आप करो तो करो, लेकिन इससे कोई आपका फ्यूचर नहीं है। लेकिन आगे जाकर जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तब वो इन्हीं दोनों चीज़ों में जो है अपना मन लगाता है। वो बच्चों को म्यूज़िक सिखाता है जो उसका पैशन होता है, एंड ऑफ कोर्स वो पेंटिंग करता है, आर्ट करता है। तो ये भी चीज़ दिखाई है कि माँ बाप जो हैं वो लड़कों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बेचारे लड़कों का दम घुट जाता है। और जो लड़कियां होती हैं उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है, क्यों भाई इनकी शादी करनी है, इन्होंने पराए घर जाना है, तो भैया ठीक है भाई जितना हो गया काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। जिन तो वो कहीं ना कहीं जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, दोनों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, लड़कों के साथ भी हो जाती है और कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ भी हो जाती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है ऑनर ने। अब देखिए इसमें गे रिलेशन को प्रमोट किया नहीं किया मैं उस पर बात नहीं करूँगी, वो मेरा मुद्दा नहीं है। लेकिन जो
कोई विक्टिम है जो एक तकलीफ़ से लड़ रहा है, उसको अगर उसके माँ बाप ही छोड़ दें तो उसकी हालत क्या होगी। वो जिस तरीके से अपने पेरेंट्स की वेट करता है और एंड में तो उसके फादर उसके पास आ ही जाते हैं, उसकी पूरी फैमिली आ जाती है, लेकिन फैमिली को भी ताउम्र तो अफसोस रहता ही है, क्योंकि फिर ऑब्वियसली जब कोई चला जाता है तो उसके जाने के बाद जो यादें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कचोड़ती हैं। और यहाँ पर तो दिखाया गया कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं उसने किस तरीके से अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। वो बेटा अकेला, अब अकेला लड़ रहा है, ठीक है, एक बहन है, उसकी भी लिमिट है, पर अपनी लिमिट से ज़्यादा बढ़कर वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो एक पेरेंट्स होते हैं, जो एक पेरेंट्स की जो होप होती है, वो बच्चे के लिए एक दवा का काम करती है ऐसे वक्त में जब वो अंदर ही अंदर एक ऐसे ज़ख्म की पीड़ा से लड़ रहा होता है जिसको वो किसी को भी नहीं बयां कर सकता। तो वो माँ बाप ही होते हैं, और जब माँ बाप ही छोड़ दें, घर से निकाल दें, उसको लिटरली उसके फादर मदर घर से निकाल देते हैं। अब वही वाली बात है, ये फिल्म वाकई इतना आपको इमोशनल करेगी, लाइफ को लेकर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कहीं ना कहीं चेंज कर देगी। शायद अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट वाकई मैं अब सॉरी, क्योंकि ये फ़िल्म है ही इतनी इमोशनल। मुझे तो बहुत इमोशनल लगी, आई डोंट नो, मैंने तो फिर बीच में अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लिया था कि मैं दोबारा ना इमोशनल हो जाऊं, क्योंकि पूरी फिल्म में आधी फिल्म तक तो बस मेरा वो चल ही रहा था इमोशनल होना। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर लिया कि मैं पिक्चर देख रही थी लेकिन थोड़ा मैं इधर उधर डाइवर्ट कर रही थी अपने आप को कि मैं ना रोऊं। तो ऐसा भी था, बट वाकई फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनल करेगी और बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनी है। बट अफसोस कि इस फ़िल्म को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो ये फ़िल्म डिज़र्व करती थी। वही मैं समझती हूँ, अच्छी चीज़ों को नहीं इतना ज़्यादा मिलता अटेंशन, और उस टाइम पर इतनी पीआर का भी कोई चक्कर नहीं था, इतनी फेक पीआर, ये सोशल मीडिया तो था ही नहीं। सन 2005 की फ़िल्म है, तो आप सोचिए आज से तकरीबन 20 साल, आज 2025 है। माय गॉड, कि मैं खुद भी हैरान हो रही हूँ कि मैं एक वक्त पे इस फिल्म के बारे में सुना करती थी, इसके बारे में रेडियो पर से, इस मूवी का भी देखिए प्रमोशन पहले भी होता था बट अलग तरीके से होता था, तो मुझे पता था। और मुझे कहीं ना कहीं आज एक प्राउड मोमेंट लग रहा है कि मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ, और मुझे कुदरत ने मौका दिया ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, जिस टॉपिक पर मैंने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अपना रखा, जो मुझे मिला, जो बहुत यंग एज से मैं, उस टाइम पर तो मैं कुछ समझती भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने जानना शुरू किया और आज मैं इस काबिल हूँ, कुदरत ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं इस फिल्म के माध्यम से जो है ऐसे लोगों की आवाज़ बन सकती हूँ, ऐसे लोगों के लिए स्टैंड ले सकती हूँ जो वाकई इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। और अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार तो होता ही होता है, उनकी लाइफ को लेकर काफ़ी सारे मिथ हैं अभी भी इस बीमारी को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि ये मिथ जो हैं वो दूर हों और ऐसे लोगों को भी एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट मिले। और इसी सब्जेक्ट पर फिर आगे जाकर शिल्पा शेट्टी, सलमान खान और अभिषेक बच्चन द्वारा एक फ़िल्म भी बनी थी जिसका नाम था शायद फिर मिलेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसको रेवती ने बनाया था। रेवती एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बनाया था। उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, HIV पॉजिटिव से ही कुछ थी, और उसका गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था और बड़ा ही खूबसूरत गाना था, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, कभी मौका मिलेगा तो वो देखूंगी, लेकिन वो भी इसी सब्जेक्ट पर ये बनी थी। तो बॉलीवुड ने भी कहीं ना कहीं जो है इस
इस परिस्थिति को समझा है और इसके लिए भी जो है अपनी आवाज़ बुलंद करी है। और बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो इस तरह के कॉजेज़ में अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, इस फिल्म में आपको लॉयर के तौर पर संजय सूरी की जो लॉयर बनी है वो बनी है श्वेता क्वात्रा, जो कि कहानी घर घर में घर घर की जो सीरियल आता था उसमें पल्लवी का किरदार निभाती थी। वो पल्लवी जिससे पूरा देश नफ़रत करता था, जो पार्वती की बहुत बड़ी दुश्मन कही जाती थी शो में। कभी वो पॉजिटिव हो जाती थी, कभी वो नेगेटिव हो जाती थी। और उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ नच बलिए के सीज़न 2 में पार्टिसिपेट भी किया था। जिन उनके हस्बैंड का नाम है मानव गोविल, जो थोड़ा बहुत सीरियल्स में दिखते रहते हैं। तो श्वेता क्वात्रा का भी रोल काफ़ी अच्छा है। और उस टाइम पर काफ़ी वो जो था कहानी घर घर की वो आया करता था। तो ऐसा नहीं है कि ये इन सीरियल से जो टेलीविज़न स्टार्स को फ़ायदा नहीं हुआ। वो बात अलग है कि आज श्वेता क्वात्रा सोशल मीडिया पे तो दिख जाती हैं, अब उनकी एक बेटी भी है। अब वो ज़्यादा एक्टिंग करती नहीं है, वो दूसरे किसी अपने कर रही हैं, वो दूसरे किसी प्रोजेक्ट में हैं। एक्टिंग में वो ज़्यादा दिखती नहीं है, लेकिन एक वक्त पे वो दिखा करती थी और काफ़ी अच्छा मुझे रोल मिला। और काफ़ी उनका एक स्वीट रोल था, अच्छा रोल था, एक अच्छी लॉयर का रोल था। और मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है कि आप सीरियल से निकल कर अगर फिल्मों में भी जा रहे हैं तो आपको अच्छे रोल मिल रहे हैं, ना कि आप हीरोइन बनने के चक्कर में, लीड बनने के चक्कर में आप कोई गलत फिल्म करें। तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी है, देखने लायक है और सेंसिबल मूवी है, सेंसिटिव मूवी है और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली मूवी है। मैं क्या बोलूँ, मैं आधी पिक्चर तो बस मेरा हाल ही ख़राब हुआ है, लेकिन वाकई जो बॉन्ड दिखाया है भाई बहन का, कि एक बहन जब एक बड़ी बहन कैसे अपने भाई के लिए स्टैंड लेती है और एक माँ का रूप लेकर अपने उस भाई को संभालती है, उसको हिम्मत देती है आगे बढ़ने की, उसकी ताकत बनती है। तो ये काफ़ी अच्छा किरदार जूही चावला जी ने निभाया है। और वाकई मतलब मैं कहूँगी कि जूही चावला ने अपने करियर को शादी के बाद टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, बल्कि और भी बेहतर रोल्स किए, ये जानते हुए भी कि भाई अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब मैं हीरोइन तो बन नहीं सकती, तो क्यों ना मैं एक बेहतरीन चरित्र अभिनेत्री बनूं और लोगों के जहन में अपनी इस अलग किरदार से उम्र भर के लिए छाप छोड़ दूं, जो शायद मुझे लगता है जूही चावला का ये बेस्ट डिसीजन था। और बस इसी के साथ अब मैं आगे और क्या बोलूं, मैं तो अब और कुछ आगे बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ वाकई अब बोलने को बचा नहीं है। क्योंकि पता नहीं, मैं वीडियो बंद करूँगी तो फिर मुझे लगेगा अरे यार ये तो रहना बोलना मैं भूल ही गई, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये होता है। और शायद मुझे लगता है कि ये एक टॉपिक था जो मैं बोल सकती थी, बट वही वाली बात है कि क्या करूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठती हूँ। जो लोग स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं उनको पता होता है कि भाई ये टॉपिक ख़त्म, तो ये टॉपिक अब हमें शुरू करना है, एक हिंट मिल जाता है, जो मेरे दिमाग में आता जाता है मैं बोलती चली जाती हूँ। इसलिए शायद कभी कभी लगता है कि पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो खैर, ये फ़िल्म अच्छी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखना। और आप लोगों को भी पता चलेगा कि जो HIV पॉजिटिव जो लोग होते हैं उन्हें क्या ज़रूरत होती है, उन्हें किस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत होती है, और वही देने में हम लोग लैग कर जाते हैं। उन्हें कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से लड़ रहा हो, किसी भी तकलीफ़ से जूझ रहा हो, उसको ना सिंपैथी नहीं चाहिए होती, उसको चाहिए होता है एक सपोर्ट। क्योंकि वो खुद भी लोग जो है ना वो इसी कश्मकश में खोए रहते हैं कि हमारे पास अगर कोई इंसान हमसे बात कर रहा है तो कोई किसी मजबूरी में तो नहीं कर रहा है, वो कोई मतलब प्रेशर में तो नहीं कर रहा है, या वो सिंपैथी में तो नहीं कर रहा, क्या वो वाकई जेन्युइनली हमसे बात कर रहा है। ये मैंने देखा है।
कोई लोग जो स्पेशल नीड्स में होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं, कोई डिज़ीज़ में होते हैं, तो अक्सर उनके साथ ये लगता है, उनको हमेशा ये लगता है कि भाई हमें हर वक्त जो है वो सहानुभूति की ही रोटियां मिल रही हैं, खाने को मिल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं भी होता है। कभी कभी जेन्युइनली भी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे जेन्युइन लोग उनकी लाइफ में बहुत कम आते हैं। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी तकलीफ़ से जूझ रहे हैं शारीरिक, तो उनको सिंपैथी नहीं बल्कि उनको सपोर्ट दीजिए, उनकी हिम्मत बनिए, उन्हें नॉर्मल फील करवाइए, तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। वो ठीक है, वो अपने हालात के हाथों या अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के हाथों शायद कोई ऐसी परेशानी लेकर इस दुनिया में ज़रूर आए हैं, लेकिन उन्हें सहानुभूति की नहीं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें एक करेज की ज़रूरत है। और एक बार अगर आप उन्हें करेज दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे ना, तो वो उम्र भर के लिए आपके होके रह जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को समाज की तरफ से इतनी दुत्कारें मिलती हैं ना, तो ऐसे में एक जेन्युइन साथ भी उनको मिलता है ना, तो वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो उनको डेडिकेट कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी की उम्र भर की जो भी उन्होंने सिंसेरिटी बनाई होती है ना, वो सब उनको कुर्बान कर देते हैं। बहुत ही हार्टीली उनका जो एक एटीट्यूड रहता है ना, एटीट्यूड जो होता है वो ग्रैटिट्यूड वाला होता है। जो लोग भी उनको जेन्युइनली लाइफ में प्रोत्साहित करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप उनकी झूठी तारीफ़ करो, उनको झूठा वो करो, लेकिन एक्चुअल में उनके साथ वैसा व्यवहार करो जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं एक नॉर्मल इंसान से। आई थिंक आप लोग खुद समझदार हैं, खुद मैच्योर हैं, मेरी बात को आप लोग ज़रूर समझेंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। और अब तो खैर लोगों की सोच बदल गई है, अब तो खैर कितने साल हो गए हैं, अब तो HIV पॉजिटिव लोगों के लिए लोगों का भी एक जो विज़न है वो काफ़ी चेंज हुआ है। और थैंक्स टू दोज पीपल जो ऐसे लोगों के लिए जो खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। पहले तो इस बीमारी के बारे में एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या और कैसे इसके साथ अपनी जो लाइफ है वो जी जा सकती है, कैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ को बैलेंस करते हो, क्या करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडियो पर सुन रखी हैं, और अब तो खैर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तो ज़माना बहुत हाईटेक हो गया है, AI का ज़माना हो गया है, तो खैर अब तो लोग भी काफ़ी समझदार हैं। लेकिन अभी भी कुछ चंद लोग हैं, लेकिन हमें उन चंद लोगों को नहीं देखना है, हमें देखना है उन लोगों को जो वाकई जो हैं ज़िंदगी में लोगों को सहानुभूति नहीं बल्कि सहयोग देने में विश्वास रखते हैं। तो हमें भी ऐसे लोगों का ही साथ जो है वो हमें देना चाहिए और ऐसे ही साथ लेना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। आई होप कि मैं जो भी कहना चाह रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया, मैं तो बोलती चली जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल से कोई चीज़ निकलती है ना तो फिर उसको रोकने का मन नहीं करता। लगता है कि नहीं यार, ये भी बोल दो, वो भी बोल दो, मतलब जो भी दिल में है आज निकाल कर रख दो, क्या पता कल हो ना हो। तो खैर ये फ़िल्म आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप देखिएगा। और मैं उस शख्स का भी नाम जो है वो बता दूँगी जिसके ऊपर ये फ़िल्म बनी थी, और अब तो खैर वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं इस फ़िल्म के माध्यम से उस शख्स को भी जो है समझने की कोशिश करेंगे, उसका भी माइंडसेट आपको जानने को मिलेगा कि उस लड़के ने कितना कुछ सहा होगा। फ़िल्म में तो काफ़ी काट छाट कर बताया जाता है, ढका छुपा के बताया जाता है, बट एक्चुअल में जिसने ये भोगा होगा, जिसके साथ ये हुआ होगा, उसने क्या क्या सहा होगा। तो खैर अब तो मैं वीडियो को बंद करती हूँ। मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ वीडियो बंद कर रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ, लेकिन अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।